सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो एवरीवन, जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में, और जहां पर आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेकेंड और अंतिम पार्ट को। पिछले क्लास में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखा, उसके पहले हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को फिनिश करा। तो एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से हम विभिन्न मानव तंत्रों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी अतिरिक्त समय के जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपके सामने रखा, ठीक है, कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत करी, इसके डायग्राम को समझने का प्रयास करा, इसके जितने पार्ट्स है उसको अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके जो वेरी बेसिक फैक्ट्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं या अब तक पूछे गए हैं, उन पर भी हमने चर्चा करी। ठीक है, तो आज जो हमारा जो नेक्स्ट जो रेस्पिरेटरी पार्ट है जिसके हम लोग चर्चा करेंगे, दैट इज ये जो नेसल कैविटी होता है इसके बारे में। ठीक है, नेसल कैविटी। ठीक है, नेसल कैविटी क्या होता है? ये आपको नोस्ट्रिल्स से जब हम एयर जब पास होता है तो उसके बाद ये हमारे नेसल कैविटी में ही पहुंचता है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे नेसल कैविटी में ही पहुंचता है। और नेसल कैविटी का काम क्या रहता है कि नेसल कैविटी में एक तो आपको इसमें म्यूकस मिलेगा, ठीक है, और दूसरा इसमें सीलिया मिलेगा। सीलिया क्या है? जो छोटे छोटे बाल होंगे। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा जब आप सैलून जाते हैं तो आपका जो बार्बर होता है आपके नाक के जो अंदर जो छोटे छोटे बाल उनको काटता है, तो ये वही सीलिया है। इनका काम क्या होता है? जो भी एयर है जो हम लेते हैं उसमें जो इम्प्योरिटीज रहती है उसको ये छानने का काम करते हैं। म्यूकस क्या होता है? ये एक वैक्स लाइक मटेरियल होता है। ये नमी कुछ सेमी फ्लूइड टाइप का मटेरियल रहता है जो कि डस्ट को अपने में अट्रैक्ट कर लेता है, और जिस कारण क्या होता है कि जो डस्ट जो होता है ना वो आपके नेसल कैविटी तक ही रुक जाता है, वो आगे फेफड़ों तक नहीं जाता है। ठीक है, या आगे वो फर्दर प्रोसेस नहीं करता है। और सीलिया का भी काम इसमें यही रहता है। ठीक है, दूसरा इसके अलावा एक हमारा जो इसमें ग्लोटिस रहता है। ग्लोटिस जो कि आपका जो फेरिंग्स जो रहता है, फेरिंग्स जो कि जस्ट उसका कुछ विशेष काम उसका इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं होता। वो बेसिकली बस वो हवा के आवागमन को वो मतलब एक पैसेज प्रदान करता है। ठीक है, तो वो फेरिंग्स क्या होता है? वो पहली बात तो ट्रैकिया यानी जो कि हमारा जो विंड पाइप होता है उसको ये पैसेज देता है कि अब ये लीजिए हवा आप ट्रैकिया तक पहुंचा दिया। और ट्रैकिया क्या और उसको किसके जरिए पहुंचाता है? मान लीजिए ये आपका जो है विंड पाइप है। ठीक है, तो ऊपर में ये जो फेरिंग्स है तो यहाँ पे ग्लोटिस के जरिए। ठीक है, और ग्लोटिस का काम क्या होता है? ये जो भी हम भोजन जो खा रहे होते हैं, ठीक है, तो ग्लोटिस जो होता है जो ये हमेशा ओपन मिलेगा आपको, लेकिन जैसे आप कुछ खाना निगलना चाहोगे तब ये बंद हो जाता है। तब बंद हो जाने के कारण क्या होता है? ये क्या होता है? खाना ये आपके फूड पाइप में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार हम जब बोलकर खाना खा रहे होते हैं या फिर जब हमारा ध्यान कहीं और रहता है तब देखिएगा कि हम थोड़े सरकने लगते हैं, जिसको कि ठीक है हमें खांसी होने लगती है। तो इसका कारण यही होता है कि उस समय जो हमारा जो भोजन का कुछ कण है वो हमारे वो फूड पाइप में वो हमारे विंड पाइप में चला जाता है। जाना उसे चाहिए था उसे हमें फूड पाइप में, लेकिन चला गया वो विंड पाइप में। ठीक है, तो उस समय ग्लोटिस वहाँ ठीक से किसी प्रकार से यदि उसे उसको भेज देता है तब ये चीजें होती है। ठीक है, तो ये जो चीज हो गया हमारा। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज एपिग्लोटिस। ठीक है, एपिग्लोटिस का काम क्या हो रहा है? ये फेरिंग्स का ये हेल्पर के रूप में काम करता है। ठीक है, और ये बेसिकली फूड के एंट्री को चेक करता है कि भैया हम यहाँ से फूड किसी भी प्रकार का जो फूड है, जो भोजन पदार्थ है, उसको हम लोग पास होने नहीं देंगे। हमारे यहाँ से सिर्फ जाएगा तो सिर्फ एयर जाएगा, हवा जाएगा, ठीक है, वायु जाएगा। तो एपिग्लोटिस चेक एंड बैलेंस का काम करता है फॉर द फूड। ठीक है, उसके बाद जो हमारा जो पार्ट होता है जैसे लैरिंग्स आपने देखा होगा कि किशोर अवस्था में ये खासकर आपको मेल में देखने को मिलेगा। जो हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है, ठीक है, ये उभर जाता है। वो क्या रहता है? वो हमारा लैरिंग्स ही रहता है। लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं या एडम्स एप्पल भी बोलते हैं।
ठीक है। सो लाइक दिस हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज लैरिंग्स, हमने आपको बताया। नेक्स्ट पार्ट है दैट इज ट्रैकिया, जिसको कि हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रैकिया का दूसरा नाम ही हमारा क्या है, विंड पाइप है। ठीक है, और इसका बेसिकली जाहिर सी बात है, जब ये विंड पाइप है तो इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जो बाहरी जो सांस जो हम ग्रहण करते हैं, लेते हैं, उसको ये लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है हमारा, ये जो है हमारा क्या है, ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया का काम क्या है, जो भी हमने नॉस्ट्रिल से जो भी यहाँ पे एयर लिया, ठीक है, वो यहाँ पर, ये हमारे ट्रैकिया बोले तो विंड पाइप के जरिए ये हमारे फेफड़ों पे पहुंचता है। ठीक, फेफड़ों पर पहुंचने के बाद जो आगे की उसकी प्रक्रिया होती है। ठीक है, और इसी आप देखिएगा, यदि इसको थोड़ा सा आप और जूम करने का प्रयास करिएगा, या मैं आपको यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ। सपोज ये आपका जो विंड पाइप है, तो इसको चारों ओर एक इस टाइप का सर्कुलर रिंग बना होता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इसका बेसिकली काम क्या होता है, इसका बेसिकली काम ये होता है कि ये ट्रैकिया को एक सपोर्ट प्रदान करता है, उसको कोलैप्सिंग, जिसको अब किया हम आप बड़े पैमाने बर्बाद मतलब ध्वस्त होने से, कोलैप्स कर जाना मतलब बिखर जाना। ठीक है, ट्रैकिया को कोलैप्स करने से वो बचाता है, क्योंकि ट्रैकिया का काम है क्या, हमें मतलब सांस प्रदान करना, और कहाँ तक वो लेके जाता है, लंग्स तक लेके जाता है। और लंग्स में भी वो कहाँ पर, किसको वो देता है, वो पहले ब्रोंकाई को देता है। ठीक है, ब्रोंकाई को देता है, कल मैंने आपको बताया था। ब्रोंकाई से फिर कहाँ पहुँचता है, ब्रोंक्यूल्स में पहुँचता है। फिर उसके बाद देखिए ये जो एल्वियोलर सेक्स होता है, जो एल्वियोलर सेक्स जो कि ग्रेप से अंगूरनुमा ये गुच्छे की तरह होता है, वहाँ पर अंतिम पायदान पर ये पहुँचता है, और वहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारा जो पार्ट है ट्रैकिया के बाद, दैट इज डायफ्राम के बारे में हम लोग को बताया। ये बेसिकली क्या होता है, ये डायफ्राम जो होता है ये थ्रोइक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को ये बांटने का भी काम करता है। उसके अलावा ब्रोंकाई के बारे में हमने, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई आ जाएगा। ठीक है, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद जो एयर जो जाता है का ब्रोंक्यूल्स में जाता है। ये क्या होते हैं, ये स्मॉल ट्यूबलर रहते हैं। देखिए, ब्रोंकाई हमारे शरीर में तो दो ही होता है। ठीक है, एक आपको लेफ्ट लंग में जाएगा, ठीक है, एक राइट लंग में जाएगा। ठीक है, और वो जो ब्रोंकाई से फिर क्या, ब्रोंक्यूल्स, ये स्मॉल ट्यूब रहते हैं, स्मॉल ट्यूब, और उसके बाद अंत में क्या पहुंचता है, ये एल्वियोली में पहुंचता है। यहीं पर जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ टेक्स प्लेस होते हैं, जिसमें कि O2 और हेमोग्लोबिन जो होता है, ये विभिन्न पार्ट्स मतलब बॉडी के विभिन्न पार्ट्स से यहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो CO2 जो रहता है, वो वेरियस पार्ट्स ऑफ लंग से वो लाया जाता है। इस एल्वियोली के जब एक एबनॉर्मल अवस्था हो जाती है, जब मतलब किसी प्रकार का जब इसमें विकार उत्पन्न होता है, तो दैट इज कॉल्ड एफिसेमा। ये भी हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। और एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करिएगा, ठीक है, इसको आप स्पेशल नोट में भी डाल सकते हैं। जो कंसंट्रेशन ऑफ O2 जो होता है ना, ये ब्लड में ज़्यादा होता है, ब्लड में ज़्यादा होता है, और हमारे टिश्यू में ये कम होता है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ब्लड में ब्लड में कम होती है, और टिश्यू में ज़्यादा होता है। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि कौन से प्रकार के एनिमल में जो हायर रेट ऑफ रेस्पिरेशन पाया जाता है, तो दैट इज एक्वेटिक एनिमल्स। तो जलीय जीव जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। एक और सवाल पूछा गया है कि रेस्पिरेटरी क्वोशेंट क्या होता है। तो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, यानी CO2 इवॉल्व, यानी आपने
ये रेशियो होता है कि आपने जितना O2 कंज्यूम करा, ठीक है, ग्रहण करा, उसके वनस्पत में आपने कितना CO2 रिलीज किया है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस में ही जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं CO2 इवॉल्व। अब आ जाइए एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से शब्दों को पकड़िए, दैट इज एरोबिक और ये है एनारोबिक, ठीक है। एरोबिक का मतलब हो गया प्रेजेंस ऑफ एयर, और एयर में से भी मतलब यहाँ पर किसका है, प्रेजेंस ऑफ O2 से। लेकिन जब उसमें हम किसी भी शब्द में एन जुड़ जाता है तो एन का मतलब होता है एब्सेंट, अनुपस्थिति। यानी इसमें एयर का एब्सेंस होगा, और एयर मतलब क्या, एयर से हमारा तात्पर्य यहाँ पर किससे है, हमारा O2 यानी ऑक्सीजन से है, ठीक है। तो ये अब बात है आपको समझ में आ गई। दूसरा, जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे O2 का प्रेजेंस है तो इसमें जो भी फूड का जो ब्रेकडाउन होगा वो कंप्लीट होगा, पूर्ण रूप से हमारा जो भोजन इसमें टूटता है और पूर्ण रूप से हमें एनर्जी भी मिलती है। लेकिन इसमें क्या होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, यानी वो आंशिक रूप से टूटता है, और जिस कारण से हमें एनर्जी उतनी नहीं मिलती है। जाहिर सी बात है, जब वो हमारा फूड ही पूरा नहीं टूटा है तो हमें जाहिर सी बात है हमें पूरी एनर्जी कैसे मिलेगी, ठीक है। एंड प्रोडक्ट हमने आपको बताया था, इसमें CO2 आपका बनता है, एक वाटर बनता है, और दूसरा इसमें एनर्जी के रूप में हमें 36 एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको कि एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है, वो हमें मिलता है। लेकिन इसमें क्या बनता है, इसमें आपका इथाइल अल्कोहल बनता है, ठीक है, या फिर लैक्टिक एसिड भी बनता है। लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में बनेगा और इथाइल अल्कोहल आपका बनेगा ईस्ट या फिर लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया में बनता है, और इसमें एनर्जी के रूप में हमें कितना एटीपी मिलता है, 2 एटीपी मिलता है। तो ये भी आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको कितने यूनिट ऑफ एनर्जी मिलता है, ठीक है। दूसरा, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन एनारोबिक जो होगा आपको ईस्ट में होगा या मसल्स में होता है, ठीक है। सीलिया के बारे हमने आपको बता दिया, जो कि हमारे नेसल कैविटी में होता है। प्लूरिसी, ये एक प्रकार का विकार है जब हमें छाती में मतलब सीवियर दर्द होता है, ठीक है, और हमें साथ साथ बुखार भी होता है, जो हमारा जो ब्रीथिंग हो खोखली हो जाती है। खोखली मीन्स देखिएगा कि हम बहुत हल्की ब्रीथिंग लेना शुरू कर देते हैं। जब आदमी पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है ना, तो उसकी जो ब्रीथिंग होती है वो गहरी ब्रीथिंग होती है, मतलब डीप ब्रीथिंग वो करता है। इसलिए कहा भी जाता है कि आप अपने ब्रीथिंग को कंट्रोल कर कर आप अपने बॉडी को बहुत हद तक आप उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं, मतलब हेल्दी स्टेट में जा सकते हैं। इसलिए हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि ट्राई टू टेक डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग करने से आदमी रिलैक्स भी रहता है, और जब भी वो देखिएगा हाइपर रहेगा, टेंस रहेगा, बीमार रहेगा, तो उसकी जो ब्रीथिंग होगी सैलो ब्रीथिंग होगी, यानी शॉर्ट ब्रीथिंग होगी, ठीक है। सफोकेशन को हम लोग एक और टर्म से जानते हैं, दैट इज एस्फाइक्सिएशन, ठीक है। विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ लैरिंग्स, जो कि हमारा वोकल कॉर्ड होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं लैरिंगेस्टोमी, ठीक है। वहीं सर्जिकल रिमूवल ऑफ लैरिंग, जब कभी यदि वोकल कॉर्ड निकालना पड़ जाता है हमारे शरीर से, तो दैट इज प्रोसेस नोन एज लैरिंगेक्टोमी, ठीक है। दोनों में देखिए थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे है एस्टोमी, यहाँ पे एक्टोमी। उसके अलावा हेमोग्लोबिन में हमारा 21% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन हमने आपको बताया था, और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बताया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन में आ जाएगा कि जब गैसियस एक्सचेंज लंग्स, हमारे फेफड़े और ब्लड के बीच में हो। वहीं यदि इंटरनल रेस्पिरेशन तब होगा जब ब्लड और टिश्यूज और सेल्स के बीच में जब गैसियस एक्सचेंज हो रहा हो, ठीक है। एक हेमोग्लोबिन में 4 O2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट मतलब वन लाइनर सवाल है जो पूछे गए हैं, ठीक है, और ये वेरी फैक्चुअल सवाल है, इसलिए भी हम इसे एक मतलब ओवरव्यू कर रहे हैं। और हमारे लंग्स में तो टोटल 300 मिलियन कैपिलरीज पाई जाती है, ठीक है। फोर्स एक्सप्रेशन जो होता है, ठीक है, जो सांस छोड़ना जिसको बोलते हैं, वो बिकॉज ऑफ इंटरकॉस्टल और एब्डोमिनल मसल्स के कारण हो पाता है। देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, वो तब होता है जब हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ी हुई पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ डिजॉर्डर्स हैं। डिजॉर्डर्स मतलब अव्यवस्थाएं या विकार जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब उत्पन्न होती हैं तो वो कई बार बीमारी का रूप ले लेती हैं। उसमें से एक सबसे कॉमन और चर्चित बीमारी दैट इज अस्थमा, ठीक है। अस्थमा बेसिकली हमारे ब्रोंक्यूल्स को प्रभावित करता है, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स में जब किसी खास प्रकार की
हाइपर सेंसिटिविटी मतलब कि वो पार्ट है किसी खास सब्सटेंस को लेकर वो सेंसिटिव हो जाए, मतलब एक प्रकार से उसे एलर्जी हो जाए, ठीक है, तब जाकर हमें क्या होता है, अस्थमा होता है। इस दौरान क्या होता है कि हमें जो ब्रीथिंग, जो सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो ब्रोंकाई होता है और ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन, किसी प्रकार का जो फूलन जो होता है उस दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन, ठीक है। एफिसेमा हमने आपको बताया था, ये एल्वियोली से संबंधित है। जब भी एल्वियोली का जो शेप है वो एबनॉर्मल हो जाता है, किसी प्रकार के उसके शेप में, आकार में विकार उत्पन्न हो जाता है, तब होता है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर, ये बेसिकली इंडस्ट्रियल वर्कर में होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो भी जो गैसेस जो उत्पन्न होती हैं उनके श्वसन से ये मतलब विकार होता है, जैसे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर। और कई बार लंबे समय तक जब उन्हें एक्सपोजर मिलता है तो ये फिब्रोसिस नामक लंग्स, फेफड़ों की डिजीज के लिए भी जिम्मेदार होती है, ठीक है। उसके अलावा एक और बहुत पॉपुलर डिजीज है, दैट इज ब्रोंकाइटिस। नाम से इसका पता चल रहा है, यानी ये हमारे ब्रोंकाई से संबंधित है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्रोंकाई जो होता है, ठीक है, ये जो ब्रोंकाई है इसके अंदर लाइनिंग होती है, ठीक है, और ये लाइनिंग में क्या होता है, स्वेलिंग आ जाता है, तब जाकर ये क्या होता है, ये ब्रोंकाइटिस का रूप लेता है। दूसरा है न्यूमोनिया, ये भी हमारे एल्वियोली से संबंधित है, ठीक है। एल्वियोलर जो सैक्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये एल्वियोलर सैक्स जो हमने आपको बताया था, जो कि मान लीजिए आपका ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंकाई है, ठीक है, ब्रोंकाई, दो ब्रोंकाई है, एक आपका राइट लंग में गया, एक लेफ्ट लंग में, और वहाँ पे जो छोटे छोटे जो बत्ते होते हैं दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाई। और उसमें जो अंगूर नुमा जो गुच्छे जो होते हैं जिसको कि एल्वियोली बोलते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, पस जैसा जम जाता है, ठीक है, या फिर कोई लिक्विड हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रहा हो वहाँ पर जब लिक्विड आ जाएगा तो उसके जो प्रक्रिया है उसको धीमा करेगा, उसको बाधित करेगा, तो इस अवस्था को क्या होता है, निमोनिया बोलते हैं। नेक्स्ट अनदर पॉपुलर डिजॉर्डर इज टीबी। टीबी तब होता है जब हमारा लंग्स में प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पा रहा होता है, ठीक है। और इसका बैक्टीरिया भी हमने आपको बता दिया, ये तो हमने कि डिजीज में देखा है। दूसरा है क्रॉप, मतलब मोटा मोटी इसमें मैंने सारे डिजीज को मैंने आपके सामने रख दिया है जो भी अब तक विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित, ठीक है। एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये चिल्ड्रेन में होता है, बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। ब्लैक लंग डिजीज, इसका दूसरा नाम है एंथ्रेकोसिस। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये एक प्रकार का अनुवांशिक बीमारी होता है जिसमें हमारे लंग्स में म्यूकस जमा जाता है, म्यूकस उस जेली टाइप या वैक्स टाइप मटेरियल जम जाता है, जहाँ पे वायु का जो आवागमन है वो बाधित हो जाएगा। हाइपोक्सिया, लेस ऑक्सीजन की स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया, ठीक है। इसके अलावा सार्स आपको पता ही है, एक वायरल डिजीज है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा फ्लू होता है। लंग कैंसर, लंग कैंसर के बारे एक फैक्ट याद रखिएगा, ये अमूमन हमारे राइट लंग में होता है, ठीक है, और इसका होने का कारण क्या होता है, ड्यू टू पॉल्यूशन। इसके अलावा पुल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है, ठीक है। और इसमें कोल्ड, कोल्ड भी बेसिकली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही प्रभावित करता है, क्योंकि हमें सर्दी हो जाती है, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, हमें खांसी होती है, कफ होता है, ठीक है। तो हमारे श्वसन में देखिएगा काफ़ी सांस हमारी हैवी हो जाती है, हमें सांस लेने में रात में तकलीफें होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इस प्रकार से हमारा ये जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर भी आपको चीज़ें मैं बेहतर तरीके से मैं आपके सामने प्रस्तुत करने में सक्षम रहा हूँगा, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे जो नेक्स्ट सिस्टम की, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम जो है हमारा होगा, उसके अलावा राइट नाउ, तब तक के लिए हाँ, राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ मस्त और सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रहें और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज एवं सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।